चंगेन अपने भाई का काफिला लिए निकल पड़ा था, पर जाने से पहले उसे कुछ समय के लिए रुकना पड़ता है क्योंकि कोई खास था जो उसे विदा करने के लिए उसका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। ये है झाओ से पैलेस के एक आम ऑफिशियल की बेटी, जो यंग एज से ही ली चंगेन से प्यार करती आई है और ली चंगेन के दिल में भी कुछ हद तक ऐसी ही फीलिंग है उसके लिए। झाओ से उसे अपने हाथों से खास बनाया एक शैशे देती है जो उसे उसकी जर्नी पर भी उसकी याद दिलाए और वो जल्दी उसके पास वापस आ जाए। ली चंगेन इस तोहफे से बहुत टच्ड फील करता है और उसे खुद पता नहीं था कि शीजू जैसी लंबी जर्नी से वापस आने में उसे कितना समय लग जाएगा। वो नहीं चाहता था कि से उसका इंतजार करते करते परेशान हो जाए। से इस बात पर रिस्पॉन्स करती है, अगर आप 1 साल में वापस नहीं आए, मैं आपका 1 साल इंतजार करूंगी। अगर आप 10 साल में वापस नहीं आए, 10 साल आपका इंतजार करूंगी। और अगर इसके बाद भी आप वापस नहीं आते, तो मैं जिंदगी भर आपका इंतजार करूंगी। इन शब्दों को सुन के कैसे ली चंगेन का दिल ना पिघलता उसके लिए। वो वादा करता है कि वो उसके पास वापस बहुत जल्द आएगा। शाफांग मिंगवान से चोंगयान की इतनी तारीफ सुनने के बाद चोंगयान शहर में एक बार तो जरूर जाना चाहती थी, और वो भी अपने शिफू गुजियान के साथ। शाफांग गुजियान से कहती है कि उसका नाम चोंगयान के लेटर में कैसे लिखा जाएगा, और पता नहीं क्यों शाफांग को अपना नाम चोंगयान के लेटर में देख के बड़ा अच्छा लगता है। ली चंगेन और ली चंगजी दोनों अब अपने शहर की सीमा से काफी दूर आ गए थे। ली चंगजी अपने भाई के साथ आने की वजह से बहुत खुश भी था कि कोई तो है इस पैलेस में जो उसकी जेन्युइन केयर करता है, पर उसे सफर में छुपे खतरों का भी अंदाजा था जिसमें वो अपने भाई को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। वो चंगेन को मौका देता है कि वो अभी भी वापस जा सकता है, उनका शहर ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन ली चंगेन भाई को अकेला छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं था। वैसे भी वो पैलेस में रह रह के बोर हो चुका था, रोज वही पैलेस में चलने वाली पॉलिटिक्स को विटनेस करना और हर बात पर अपनी माँ की डांट सुनना। इससे तो कहीं बेहतर है कि वो यहाँ अपने भाई के साथ इस लंबी जर्नी पर चले, जहाँ कुछ तो अलग और कुछ नया एक्सपीरियंस मिलेगा उसे। छाइमू मिंगवन की बातों पर ध्यान देते हुए गुजियान को शाफांग से दूरी बनाए रखने के लिए कहते हैं। शाफांग शीजू की प्रिंसेस है, जिससे अगर गुजियान प्यार करता भी है तब भी शाफांग को वो नहीं पा सकेगा। गुजियान यहाँ अपनी फैमिली का बदला लेने के लिए आया, यही उसका रियल मिशन है। गुजियान अपने अडॉप्टिव फादर की हर बात से एग्री करता है और अपने रियल मिशन से कभी ना भटकने का वादा भी अपने फादर को देता है। इधर शाफांग अपने फादर और किसी ऑफिशियल के बीच की बातों को सुन लेती है और उसे पता चल जाता है कि फादर उसकी और ली डायनेस्टी के क्राउन प्रिंस की शादी का डिसाइड कर चुके हैं। वो भागकर सीधे गुजियान के पास पहुंचती है और कहती है कि वो उसे यहाँ से कहीं भगा ले चले, नहीं तो फादर उसे यहाँ से मीलों दूर शादी के लिए भेज देंगे, ऐसे पर्सन के साथ जिसे ना उसने कभी देखा है न जाना है। गुजियान अपना हाथ पीछे कर लेता है कि इस बार वो उसका साथ नहीं दे पाएगा। 2 देशों के बीच शांति के लिए शादी का बंधन बनना ये आम बात है, और वो शीजू की प्रिंसेस है, इसलिए ये उसकी किस्मत है जो वो नहीं मिटा सकती। शाफांग ने अपने दोस्त अपने शिफू से ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था, और गुजियान ही उसकी इकलौती होप थी जो अब टूट चुकी थी। मीनवाइल इन दोनों का सफर एकदम आरामदायक और शांति से चल रहा था कि विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सच में ये शांति है या फिर तूफान से पहले की शांति है। ली चंगेन अपने भाई को छेड़ रहा था कि शीजू की प्रिंसेस कैसी होगी, क्या उसके भाई के दिल में जगह बना पाएगी वो। ली चंगेन का इशारा समझ रहा था कि वो कहना क्या चाहता है। वो ली चंगेन का ये भ्रम भी तोड़ देता है। 2 देशों की शादी दोनों के बीच के बॉर्डर पर लंबे समय की शांति के लिए होती है, प्यार की तो कोई अहमियत ही नहीं होती इसमें। और वैसे भी वो क्राउन प्रिंस के लिए रिश्ता लेके जा रहा है, जो नया क्राउन प्रिंस बनेगा ये शादी उसी के साथ होगी, और अब तो वो क्राउन प्रिंस है ही नहीं। ली चंगेन समझ नहीं पा रहा था कि भाई को प्रॉब्लम क्या है, वो इतनी जल्दी हार क्यों मान रहे हैं। वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि फादर ने हमेशा के लिए उनका क्राउन प्रिंस का टाइटल छीन लिया है। जब वो ये काम पूरा करके वापस जाएंगे तो जरूर फादर उनका क्राउन प्रिंस का टाइटल वापस कर देंगे और दोनों मिलके इंपीरियल एग्जाम का सच भी बाहर ले आएंगे। अब ली चंगजी कैसे अपने छोटे भाई को समझाए कि पैलेस में सच्चाई की कोई जगह नहीं होती।
शाओफांग अपने फादर और माँ को मनाने में लगी थी कि वो ये शादी रोक दे। शाओफांग की माँ तो पहले से ही शाओफांग की शादी के खिलाफ ही थी, मगर फादर ने ठान लिया था और वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। वो बहुत अच्छे से शाओफांग की हरकतों को जानते हैं। वो जानते हैं कि शाओफांग इस शादी से बचने के लिए कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर करेगी, इसलिए वो उसे उसके रूम में कैद कर देते हैं। शाओफांग बेचारी रूम में कैद बस यही सोच रही थी कि क्या करे, किसकी मदद ले, और फिर से उसकी सोच की सुई अपने शिफू पर ही रुक जाती है और वो वहाँ से गुजियान का दिया हुआ स्लिंग बो हवा में उछालकर गुजियान को सिग्नल देती है। इस बो को देखकर गुजियान उसके पास दौड़ता हुआ आता है, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था कि जब भी शाओफांग को उसकी जरूरत हो वो हवा में ये बो उछाल दे, वो उसके सामने आ जाएगा। और आज भी वो प्रॉमिस निभाते हुए आ गया था, लेकिन जिस कारण से शाओफांग ने उसे बुलाया था वो पूरा नहीं कर सकता। गुजियान अपने मिशन की पीढ़ियों में जकड़ा हुआ था। वो चाह कर भी शाओफांग को इस शादी से दूर नहीं ले जा सकता। वो शाओफांग को समझाने की कोशिश करता है कि अगर वो शीजू की प्रिंसेस ना होती तो वो जरूर उसे यहाँ से भगा ले जाता। हालांकि इसमें शाओफांग की भी क्या गलती है कि वो प्रिंसेस के रूप में पैदा हुई। शाओफांग गुजियान से रिक्वेस्ट करती है, मुझे ले चलो यहाँ से, मैं ली डायनेस्टी नहीं जाना चाहती, मुझे यहाँ अपने देश में अपनों के बीच रहना है। शिफू, तुमने कहा था कि तुम्हारे लिए शाओफांग सबसे इम्पोर्टेंट है ना? तो फिर ले चलो ना प्लीज। शाओफांग की इतनी मिन्नतों के बाद भी गुजियान उसे हाँ नहीं कर पाता और अपने इमोशन को छुपाए चला जाता है वहाँ से। शाओफांग चिल्ला चिल्ला के उसे इमोशनल ब्लैकमेल कर रही थी कि एक बार उसकी ली डायनेस्टी में शादी हो गई तो वो उससे कभी नहीं मिल पाएगा और तब पछताएगा वो। गुजियान ने तो फिर मना कर दिया। कोई नहीं, अब शाओफांग की मदद के लिए कोई आ चुका था। ये है आदू, जो तांची कबीले के योद्धा हैशी की बहन है। इधर यात्रा जिसमें अभी तक इतनी शांति थी, कुछ ही देर में प्रूव हो जाता है कि ये तूफान से पहले की ही शांति थी। ली चंगजी पर हमला हो चुका था। ली चंगिन बड़ी बहादुरी से उन हमलावरों का सामना करता है। मिंगवन को यहाँ एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी कि कहीं तो कुछ बुरा होने वाला है। उसे मैसेंजर से रिपोर्ट मिलती है कि जोंगयान से क्राउन प्रिंस और फिफ्थ प्रिंस दोनों शीजू आ रहे हैं और अब तक वो शीजू की सीमा के पास पहुँच गए हैं। 3 दिन के अंदर वो वेस्टलैंड प्रोटेक्शन एरिया में पहुँच जाएंगे। वो झाइमू को उन दोनों से मिलने के लिए भेज देती है। शाओफांग से मिलने के बाद आदू अशीना से मिलती है और क्वीन अशीना शाओफांग की शादी तय होने की सबसे बड़ी वजह मिंगवान को खत्म करने का काम आदू को सौंपती है। आदू जो शाओफांग की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है, वो तुरंत मिंगवान को खत्म करने के काम पर लग जाती है। झाइमू के एब्सेंस में मिंगवान की देखभाल करने का काम अब गुजियान संभाल रहा था और वो आदू को मिंगवान को चोट पहुंचाने से पहले ही उसे पकड़ लेता है। अब चाहे था कि आदू की मिंगवान से कोई दुश्मनी तो है नहीं, तो वो खुद से ये प्लानिंग तो करेगी नहीं और गुजियान तुरंत समझ जाता है कि उसे ये ऑर्डर शाओफांग की माँ क्वीन अशीना ने दिया है। शाओफांग और आदू एक दूसरे की बहनों की तरह हैं, इसलिए गुजियान शाओफांग की खातिर उसे छोड़ देता है जिंदा। आदू उसे सलाह देती है कि जैसे आज प्रिंसेस मिंगवान पर हमला उससे कराया, क्वीन अशीना ये काम कल किसी और से करा सकती हैं। उनके लिए ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इसलिए अगर गुजियान ये शादी ही रुकवा दे तो क्वीन के पास कोई रीजन ही नहीं रहेगा प्रिंसेस मिंगवान को चोट पहुंचाने का। बातें गुजियान के दिमाग में घुस जाती है और वो डिसाइड कर लेता है कि उसे क्या करना है। अदर साइड ली चंगिन और ली चंगजी इन हमलावरों से बड़ी बहादुरी से लड़ रहे थे। वह कहना पड़ेगा क्या तीरंदाजी है ली चंगिन की। ली चंगजी भी कम नहीं था, वो भी उतने ही जोश और साहस से उन सबका सामना कर रहा था। एक मोमेंट पर एक हमलावर की तलवार क्राउन प्रिंस के आर पार होने वाली होती है। ली चंगिन तुरंत अपने भाई की ढाल बन के खड़ा हो जाता है सामने और उसके बीच में आते ही वो हमलावर उस पर तलवार चलाने के बजाय अपनी तलवार पीछे कर लेता है। और इससे तो आप समझ गए होंगे कि ये हमलावर किसने भेजा होगा। अगर समझ गए हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। किसी तरह वो इन हमलावरों से छुट्टी पा लेते हैं फाइनली। दोनों भाई अब अकेले थे, ना कैरेज बचा था और उनके साथ आई सेना भी अब बहुत कम बची थी। ली चंगजी ली चंगिन से पूछता है कि जब वो उसे प्रोटेक्ट करने उसके सामने खड़ा हो गया था
तब क्या उसे पता था कि जो भी हमलावर है वो उसे चोट नहीं पहुंचाएगा। ली चंगिन को थोड़ा तो डाउट था अपनी माँ पर, जो हमेशा उसे गद्दी पर बैठाने के लिए प्लानिंग प्लॉटिंग करती रहती है, पर उसे विश्वास था कि उसकी माँ ली चंगजी को जान से मारने जैसी साजिश नहीं कर सकती। ली चंगिन को कंफ्यूज देखकर ली चंगजी कहता है कि उसे पता है कि उसका इन हमलावरों से कोई लेना देना नहीं है और ना ही उसे अपने भाई पर कोई शक है। आज एक लेसन वो उसे और देता है, चंगिन, अगर आज तुम्हें कोई प्रोटेक्ट कर रहा है तो कल वही पर्सन तुम्हें हर्ट भी कर सकता है। ली चंगिन रिस्पॉन्स करता है कि वो ये लेसन हमेशा याद रखेगा। ली चंगिन की माँ अपने अंकल प्राइम मिनिस्टर गाओ के पास आ चुकी थी ली चंगजी के खिलाफ की गई साजिश का रिजल्ट जानने और ये भी जानने कि उनका बेटा ली चंगिन तो सेफ है ना। प्राइम मिनिस्टर गाओ से बताते हैं कि ली चंगिन एकदम सेफ है और उसी की वजह से ली चंगजी भी सेफ है। तो अब इस प्लानिंग के फेल होने के बाद प्राइम मिनिस्टर गाओ नई प्लानिंग पर काम करना शुरू कर देते हैं। ली चंगजी ली चंगिन की आज इतनी यूनिक तीरंदाजी स्किल को देखकर बहुत प्रभावित हुआ था। ऐसी तीरंदाजी स्किल तो सिर्फ गू फैमिली के वंशज में होती थी, इसलिए वो क्यूरियस भी था कि उसने ये तीरंदाजी कहाँ से सीखी। ली चंगिन बताता है कि ये तीरंदाजी कई साल पहले छाईमू नाम के मास्टर ने सिखाई थी उसे, और मास्टर ने उसे कहा था कि ये स्किल जब बहुत और कोई ऑप्शन ना बचे तभी यूज करना और किसी बाहरी को इस तीरंदाजी के बारे में ना बताए। इन बातचीत के बीच ली चंगजी को कुछ बुरा होने वाला है ऐसा फील होने लगा था। ये काला अंधेरा कुछ तो अपशगुन अपने साथ लेकर आया है। कुछ सोच के वो किंग के द्वारा भेजा गया शादी का प्रस्ताव का लेटर ली चंगिन को सौंप देता है। ली चंगिन इस एक्शन का मतलब समझ पाता एक नया खतरा उन्हें घेर चुका था। अंधेरे की वजह से उन दोनों को कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वो आग से जलती लकड़ियों को दूर उछालते हैं जिससे कुछ चेहरे उनके सामने रोशन हो जाते हैं। ली चंगजी उनके हुलिये और हथियार से पहचान जाता है कि ये दांची कबीले के लोग हैं। अब शुरू होता है इस अंधेरी रात के बीच मौत का खूनी खेल। कौन जीतेगा और कौन हारेगा ये तो वक्त ही बताएगा। दोनों अकेले सैकड़ों हमलावरों से लड़ रहे थे। जो भी थे ये हमलावर बहुत ही ट्रेन और डरावने थे, जो दरिंदों की तरह इन दोनों पर वार करके इन्हें जख्मी कर देते हैं। ली चंगिन और चंगजी दोनों बुरी तरह से घायल हो चुके थे। कब तक ये दोनों अकेले इतने सारे दरिंदों से लड़ सकते हैं। ली चंगजी को अपनी चारों ओर सैकड़ों हमलावर और सामने घायल पड़ा अपना भाई दिख रहा था। वहीं ली चंगिन को इसी बीच अपने घोड़े का ध्यान आता है, जिसे सीटी बजाकर वो अपने पास बुलाता है और सबको रास्ते से हटाते हुए उसका प्यारा घोड़ा आ चुका था। गुजियान शाओफांग के पास आता है और उसे खुशखबरी देता है कि वो उसे यहाँ से भगा के दूर ले जाने के लिए तैयार है। वो उसे इंस्ट्रक्ट करता है कि टाउन से बाहर के सबसे ऊंचे रेत के टीले पर वो पहुँच के उसका वेट करे। उसने अपने अडॉप्टिव फादर से प्रॉमिस किया है कि वो उनकी एब्सेंस पे प्रिंसेस मिंगवान का ध्यान रखेगा, इसलिए जैसे ही फादर पैलेस में वापस आएंगे वो उसके पास पहुंच जाएगा। सो गुजियान उसके पास पहुंचने तक के लिए 3 दिन का समय शाओफांग से मांगता है। शाओफांग भी अपने शिfu पर भरोसा करके उसे 3 दिन का समय दे देती है। इधर ली चंगिन अपने वफादार घोड़े पर सवार हो चुका था और सीधे वो अपने भाई को लेने आ गया था और उन्हें घोड़े पर ऊपर खींचने के लिए वो अपने भाई के हाथों को थामता है, पर उसका भाई उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ा लेता है और उसे फोर्सफुली कहता है, चले जाओ यहाँ से। वो उसके घोड़े को तेज से पुश करता है, जिस पर रिएक्ट करके घोड़ा आगे की ओर बढ़ जाता है। चंगिन, तुम जाओ यहाँ से, जाओ। ली चंगजी को अब सारे हमलावरों ने घेर लिया था, बचने का कोई रास्ता नहीं था। ली चंगजी अकेले उन सब हमलावरों के बीच खुद को उनका शिकार बना चुका था, सिर्फ अपने भाई को सेफ रखने के लिए। तलवार उसकी बॉडी के आर पार होती जा रही थी, उसकी स्ट्रेंथ उसका साथ छोड़ती जा रही थी, पर वो बस अपने भाई को देख के यही चिल्ला रहा था, चंगिन जाओ जाओ। ली चंगिन बस दूर से अपने भाई को मरते हुए देख रहा था और सबसे ज्यादा दर्द देने वाली बात ये थी कि वो इसे होने से रोक भी नहीं पा रहा था। ली चंगजी अपनी जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर था, पर वो खुश था कि वो एक क्राउन प्रिंस की तरह अपने देश को भ्रष्टाचार से और उन साजिश करने वालों से तो नहीं बचा पाया,
पर आज वो अपने भाई को बचा के भी उतना ही खुश है। उसका ये सेक्रीफाइस बेकार नहीं गया। हल्की सी स्माइल के साथ वो अपने भाई को अलविदा करता है। इस सफर पर उसका साथ यही तक था। भाई की बेजान लाश को देखकर ली चंगिन के आंसू रुक ही नहीं रहते। उससे ये दर्द बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। उसने ये जर्नी स्टार्ट करने से पहले ये कभी नहीं सोचा था कि एक मोड़ पर आके उसे ये जर्नी अकेले तय करनी होगी। यहाँ शाओफांग अब अपने पैलेस से भाग चुकी थी और गुजियान की बताई लोकेशन पर पहुंच के नजरें बिछाए अपने शिफू के इंतजार में लगी हुई थी। अदर साइड ली डायनेस्टी के सबसे पावरफुल जनरल, जिसकी इस समय वेस्टलैंड प्रोटेक्शन मेंशन में ही ड्यूटी लगी हुई थी, उसे जैसे ही रिपोर्ट मिलती है वो क्राउन प्रिंस ली चंगजे के मर्डर वाली लोकेशन पर पहुंच जाता है। जैसा मैंने कहा था कि ये ली डायनेस्टी के सबसे पावरफुल जनरल्स में नंबर 1 की पोजीशन पर आते हैं। अपने काम को लेकर जनरल पे बहुत डेडिकेटेड है। वैसे काम के अलावा जनरल पे की लाइफ में कुछ है भी नहीं और ना ही उसे कुछ सूझता है। उसके लिए उसका देश, उसकी ड्यूटी और किंग का ऑर्डर सबसे ऊपर है। आगे स्टोरी में आप नोटिस करेंगे कि जनरल पे कभी कोई इमोशन शो नहीं करते कि उसके मन में और दिल में चल क्या रहा है। सो ये था जनरल पे का इंट्रोडक्शन। जनरल पे और क्राउन प्रिंस ली चंगजे के बीच हमेशा एक दोस्ती जैसा ही रिलेशन रहा था, इसलिए जाहिर था कि वो इस तरह ली चंगजे को देख के बहुत हर्ट हुआ था। पर जैसा मैंने आपको बता ही दिया है कि जनरल पे अपने इमोशन कभी शो नहीं करता, तो यहाँ भी वो अपने दुख को काम के बीच नहीं आने देता। वो लोकेशन को पूरी तरह सर्च करवाता है। हैरान होने वाली बात ये थी कि एक भी हमलावर की बॉडी वहाँ मौजूद नहीं थी। सिर्फ वहाँ पे उन्हें एक हथियार मिलता है और ये हथियार दानशी कबीले वालों का हथियार था। छाई मूवी वहाँ पहुँच गए थे, पर वहाँ की कंडीशन देख के वो खाली हाथी वहाँ से लौट आते हैं। शाओफांग के मिसिंग होने की खबर से शीजू किंग गुस्से से लाल पीले हो रहे थे। वो शाओफांग की ढूंढाई का काम शुरू करवा देते हैं। गुजियान इधर उलझनों में था, उधर शाओफांग उसका इंतजार कर रही होगी। इधर प्रिंसेस मिंगवान की जिम्मेदारी भी उसे निभाना है और उसके अडॉप्टिव फादर भी अभी तक आए नहीं। आदू उसे इस उलझन से निकालती है कि वो शाओफांग के पास जाए और यहाँ है वो प्रिंसेस मिंगवान का ध्यान रखने के लिए। अब क्योंकि आदू के पास प्रिंसेस मिंगवान को हर्ट करने का कोई रीजन नहीं था, इसलिए गुजियान उस पर विश्वास कर लेता है और दूसरे ही पल गुजियान शाओफांग के लिए निकल पड़ा था। इधर गुजियान तेजी से शाओफांग की ओर बढ़ रहा था, उधर शाओफांग बस राह तक रही थी अपनी शिफू की। इसी बीच कोई और भी था जिसका घोड़ा उसी ओर बढ़ता जा रहा था। शाओफांग को सामने से कोई आता दिखता है। शिफू, 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 शिफू। यहाँ शिफू ने खून से सने कपड़ों के साथ ली चंगिन था।